अगर मुझे हर दिन 7 अरब रेड एनवलप मिले पर मेरे पास उन्हें लूटने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम हो तो मैं कितने लूट पाऊंगा। मैं अपनी ब्लाइंड डेट पर बैठा था, तभी अचानक बज्ज, मेरा फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब पॉपअप आया। आपको 7 अरब रेड एनवलप मिले हैं, क्या आप रिसीव करना चाहते हैं? मेरी तो हंसी छूट गई। गजब बेइज्जती है। 7 अरब मतलब पूरी दुनिया में अभी पैदा हुए बच्चे ने भी मुझे पैसे भेजे हैं क्या? आजकल के ये फेक एड्स वाले कुछ भी फेंकते हैं। पहले तो मेरा मन किया कि इसे हटा दूं, पर खाली बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। क्यूरियोसिटी में आकर मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। मैं भी तो देखूं ये बेकार सा प्रोग्राम क्या गेम खेलता है। चलो टाइम ही पास हो जाएगा। अगले ही सेकंड स्क्रीन पर लाल रंग की तेज रोशनी चमकी और पहला एनवलप ठीक बीच में आकर गिरा। मैंने भी बिना सोचे समझे उसे ओपन कर दिया। डिंग! बधाई हो, आपको 19,999 युआन मिले हैं। इसके तुरंत बाद दूसरा एनवलप आया। मैंने उसे भी ओपन किया। डिंग! बधाई हो, आपको 99 युआन मिले हैं। और फिर एक और नया एनवलप। मैंने अपनी भवे सिकोड़ी और मन में सोचा, क्या ये बस स्क्रीन पर टैप करने वाला कोई बेवकूफों वाला गेम है? यार ये तो बहुत बोरिंग है। मैं बस उसे बंद करके बैक करने ही वाला था कि तभी फोन लगातार 2 बार वाइब्रेट हुआ। सीधे बैंक से 2 मैसेज आए। मर्चेंट्स बैंक अलर्ट, 12 o'clock बजे 19,999 युआन जमा हुए हैं। मर्चेंट्स बैंक अलर्ट, 12 बजे 99 युआन जमा हुए हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने एक गहरी सांस ली। अमाउंट बिल्कुल सेम था। ये कोई फेक ऐड नहीं था, ये तो असली पैसा था जिसे मैं डायरेक्ट विड्रॉ कर सकता था। मैं एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन में पागल हो रहा था। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था और मैंने फिर से पागलों की तरह स्क्रीन पर टैप करना शुरू कर दिया। डिंग! बधाई हो, आपको 29,999 युआन मिले हैं। बधाई हो, आपको 2,000 युआन मिले हैं। डिंग! बधाई हो, आपको प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्किल मिली है। अनमैच ड्राइविंग स्किल जो आपको एक अलग ही स्वैग देगी। बधाई हो, आपको 5 युआन मिले हैं। मेरे फोन पर बैंक के मैसेज की टोन लगातार बज रही थी। मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हो चुका था। स्क्रीन पर टैप करने की मेरी स्पीड इतनी तेज थी कि पूछो मेट्स। मुझे अंदर से पता था कि ये सारे एनवलप बिल्कुल असली हैं। मेरे सामने बैठी च्याओ शिया ने अपनी भव्य सिकोड़ी और बहुत ही घमंड से मेरी स्क्रीन की तरफ देखा। उसकी नज़र ठीक उसी मैसेज पर पड़ी जिसमें 5 युआन मिलने की बात लिखी थी। उसे तुरंत उल्टी आने जैसा फील हुआ। मैं इतनी पढ़ी लिखी और ज्यादा कमाने वाली खूबसूरत लड़की इसके सामने बैठी हूँ और ये मुझसे बात करने या मुझे इम्प्रेस करने के बजाय पूरी शिद्दत से कुछ रुपयों के लिए ये बेकार के एनवलप लूटने में लगा है। च्याओ शिया झटके से खड़ी हो गई। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे लगता है तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं हैं। मुझे अभी कुछ काम है तो मैं चलती हूँ। इतना कहते ही वो वहां 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने लगी। डिंग! बधाई हो, आपको एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर मिली है। मैं अभी और टैप करना चाहता था, तभी फोन का टाइम 12:01 हो गया। स्क्रीन पर एक नया पॉपअप आया। अगले रेड एनवेलप के लिए 23 घंटे 59 मिनट बाकी हैं। हर 10,000 युआन खर्च करने पर आपको तुरंत एक नया एनवेलप मिलेगा। मैंने धीरे से अपना फोन जेब में रखा। तभी मेरी उंगलियों को कुछ ठंडा और सख्त महसूस हुआ। मैंने उसे बाहर निकाला तो मेरे होश उड़ गए। वो एक कार की चाबी थी जिस पर उस जंगली सांड का लोगो बना था। एक लंबोर्गिनी की चाबी। अभी अभी जो लंबोर्गिनी मैंने जीती थी वो सीधे मेरी जेब में कैसे आ गई? ये रेड एनवेलप सिस्टम तो एकदम भौकाल है। और वहां चियाओ शिया जो अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी, उसने पीछे मुड़कर देखा। मुझे फोन को घूरते हुए देखकर उसने सोच लिया कि मैं उन कुछ रुपयों के लिए रो रहा हूं। वो पूरी तरह से मुझे नीचा समझते हुए नखरे दिखाती हुई रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही चाओ शिया वहां की भीड़ देखकर हैरान रह गई। दरवाजे के बाहर बहुत सारे लोग जमा थे। सबकी आंखें कुछ ही दूरी पर खड़ी एक बहुत ही खूंखार और सुपर कूल स्पोर्ट्स कार पर टिकी थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थी, अरे बाप रे, लंबोर्गिनी, वो भी अवेंटाडोर। देश में इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ तो होगी। ये सिल्वर ग्रे कलर तो कसम से जहर लग रहा है। कार के एकदम सामने एक बहुत ही हॉट सी दिखने वाली फीमेल इन्फ्लुएंसर पानी के सांप की तरह बल खाते हुए उस कार के साथ पागलों की तरह पोज देकर सेल्फी ले रही थी। चाओ शिया भी उस टॉप लेवल की सुपर कार को देख रही थी और उसकी आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं भी रेस्टोरेंट से बाहर आ गया था। मुझे देखते ही उसका खूबसूरत सा चेहरा एकदम से उतर गया और उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वो मन ही मन सोच रही थी, मैंने तो इसे साफ साफ मना कर दिया था, फिर ये साला भिखारी की तरह मेरे पीछे पीछे बाहर क्यों आ रहा है? मैं अपनी कार से आई हूँ, मुझे तुम्हारी ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है। च्याओ शिया की आवाज में बहुत ज्यादा घमंड था। उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ी BMW की चाबी हवा में लहराई। वो मुझे दिखाना चाहती थी कि हम दोनों का लेवल कितना अलग है।
वो एक BMW चलाती थी और मेरे पास तो कार का एक टायर खरीदने की भी औकात नहीं थी। मैंने अपनी पलकें उठाई और बहुत ही चिल तरीके से बोला, मैंने भी कब कहा कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ। इतना बोलते ही मैंने अपनी जेब से लंबोर्गिनी की चाबी निकाली और अंगूठे से हल्का सा बटन दबा दिया। बीप। कार की लाइट्स एकदम से चमकी और हॉर्न की दमदार आवाज गूंज उठी। वहां खड़े सारे लोग बुत बनकर रह गए और मैं अपने कदम बढ़ाते हुए सीधा उस करोड़ों की कार के पास गया। मैंने उस सुपर कूल दरवाजे को खोला और स्वैग से अंदर बैठ गया। मैं वैसे तो बहुत कम ड्राइविंग करता था और ऐसी सुपर कार को छूने का तो सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन जैसे ही मैं सीट पर बैठा, अभी अभी जो प्रोफेशनल कार ड्राइविंग स्किल मुझे मिली थी वो एकदम से एक्टिवेट हो गई। ये खूंखार जानवर जैसी कार अब मेरे लिए ऐसी लग रही थी जैसे ये सालों से मेरा कोई पुराना साथी हो। मुझे कार के एक एक बटन के बारे में सब कुछ पता था। ये फीलिंग एकदम जादुई थी। वो फीमेल इन्फ्लुएंसर जो अभी तक कार के सामने सेल्फी ले रही थी, उसने मुझे ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए देखा। वो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो रही थी। बंदा स्मार्ट भी है और अंधा पैसा भी है। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह मेरी कार की खिड़की पर आकर लटक गई और बहुत ही मीठी आवाज में बोली, हैंडसम, क्या तुम्हारे पास मेरे साथ डिनर करने का टाइम है? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। सॉरी, मुझे अभी कुछ काम है। हैंडसम, ऐसे मत जाओ ना, कम से कम मेरा वीचैट तो ऐड कर लो, प्लीज ऐड कर लो। वो फीमेल इन्फ्लुएंसर पागलों की तरह खिड़की पीटते हुए चिल्ला रही थी, पर मेरे पास उसका ये सब ड्रामा सुनने का कोई टाइम नहीं था। मैंने चुपचाप शीशा ऊपर किया और इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने जैसे ही पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया, मेरी लंबोर्गिनी एक रॉकेट की तरह दहाड़ती हुई सड़क चीरते हुए आगे निकल गई। ये सब कुछ ही दूरी पर खड़ी चाओ शिया की आंखों के सामने हो रहा था। वो पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था। मैं एक करोड़ों की सुपर कार में बैठकर चला गया। वही लड़का जो अभी अभी उसके साथ एक ही टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था, जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर आई थी, और उसने खुद मुझे अपने मुंह से रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने बस एक बार हाँ कर दी होती और मुझसे शादी कर लेती तो उसे जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो घर बैठे बैठे आराम से अय्याशी कर सकती थी। जलन के मारे उसका बुरा हाल हो गया था। एक कभी न खत्म होने वाला पछतावा किसी जहरीले सांप की तरह उसके दिल को जकड़ रहा था, जिससे उसके सीने में भयानक दर्द उठने लगा। तभी प्रिंग ट्रिंग एक फोन की रिंगटोन ने उस सन्नाटे को तोड़ा। चाओशिया ने सुन्न होकर अपना फोन निकाला। स्पीकर से उसकी माँ चेन मिन फेन की आवाज आई, शिया, कैसा रहा? क्या तुम उस लड़के से मिली? हाँ, मैं मिली। चाओशिया ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसके अंदर कोई जान ही ना बची हो। कैसा लगा वो? अगर पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही टाल देना। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। वैसे भी उसके घर की हालत कुछ खास नहीं है, चेन मिनफेन ने फोन पर उसे समझाते हुए कहा। चाओशिया फोन पकड़े हुए बुत बनी खड़ी थी। उसकी नजरें खाली सड़क पर टिकी थी और उसके होठ कांप रहे थे। उसके घर की हालत कुछ खास नहीं है। इतना सुनते ही चाओशिया चौंक गई। उसने तुरंत अपनी माँ से पूछा, तो उसके माँ बाप करते क्या है? फोन से चेन मिनफेन की आवाज आई। वो पहले मेरे साथ ही एक फैक्ट्री में काम करते थे। अब सुना है कि उन्होंने कपड़ों की कोई छोटी मोटी दुकान खोल ली है। बस इतना ही है, मुझे समझ आ गया। चाओशिया ने खटाक से फोन काट दिया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वो लंबोर्गिनी कब की गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी स्माइल आ गई, जैसे उसे सब कुछ समझ आ गया हो। तो इस ब्लाइंड डेट में भौकाल टाइट करने के लिए इस साले ने अपनी सारी सेविंग्स उड़ाकर एक सुपर कार किराए पर ले ली। कितना फनी है ना? गरीब साला गरीब ही रहता है, भले ही उसे राजा के कपड़े पहना दो, वो कभी राजकुमार नहीं बन सकता। उसने फिर तिरछी नजरों से उस पागल फीमेल इन्फ्लुएंसर को देखा जो अभी भी खड़ी थी। उसने जलन में मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, जैसी घटिया सोच वैसी ही घटिया लड़की। फिर वो अपने नखरे दिखाते हुए तसल्ली से अपनी BMW में जाकर बैठ गई। इधर मेरी बात करूं तो मैं एक हाथ से अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर सड़कों पर भगा रहा था। उस करोड़ों की सुपरकार का साउंड पूरी सड़क पर गूंज रहा था। जहां से भी मैं गुजरता हर इंसान पलटकर सिर्फ मुझे ही देख रहा था। मैंने पब्लिक पार्किंग में जाकर एक ब्रेक मारी और कार रोक दी। मैंने कार के ग्लव बॉक्स से ग्रीन बुक और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकाला। मेरे तो होश उड़ गए। उस पर साफ साफ मेरा नाम छपा था। मैंने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और मन में सोचा, क्या सच में नॉवेल्स की तरह मुझे भी कोई ऐसा सिस्टम मिल गया है जो मेरी पूरी जिंदगी पलट कर रख देगा? ये ख्याल मेरे दिमाग में आया ही था कि अचानक हवा में एक सेमी ट्रांसपेरेंट वर्चुअल पैनल पॉपअप हो गया। मैंने उस पर क्लिक किया और डिंग, सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। न्यूबी स्टार्टर पैक दे दिया गया है। इसके तुरंत बाद एक से बढ़कर एक खतरनाक और भौकाल स्टैट्स मेरी आंखों के सामने आ गए। होस्ट चेन फैन यानी मैं, करंट लेवल LV1। इस लेवल पर मैं जितनी बार सांस लूंगा
मतलब मेरी हर एक सांस के साथ मेरे अकाउंट में 1 युआन जमा हो जाएगा और ये सारा पैसा एकदम लीगल होगा, जिसे मैं आंख बंद करके कहीं भी उड़ा सकता हूँ। मैं उस पैनल को देखकर हैरान रह गया। इसी को तो कहते हैं बिना कुछ किए पैसा छापना। मैंने अपने दिमाग में जल्दी से कैलकुलेशन की। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। सिर्फ सांस लेने और सोने के हिसाब से मैं बिना कुछ किए दिन का 60-70 हजार युआन कमा लूंगा। एक महीने का 2 मिलियन और एक साल का कम से कम 24 मिलियन। और ये तो सिर्फ सबसे कम लेवल यानी LV1 का कमाल है। अगर मेरा लेवल अपग्रेड हुआ तो क्या भौकाल मचेगा। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए उस न्यूबी स्टार्टर पैक को ओपन कर दिया। वांग सिक्विन पहले तो एकदम सुन्न पड़ गई, लेकिन फिर जमीन पर बिखरे हुए सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगी। उसने मुझे पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए घमंड से ताना मारा, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और तुम किसी झोल वाले दलाल के पास जाकर लोगों को घर बेचना सीख रहे हो। क्या तुम अपनी इस औकात के साथ एक भी घर बेच पाओगे? उसकी उस छोटी सी सोच में मैं बस एक ऐसा गरीब और फटेहाल इंसान था जो हर महीने पानी और बिजली के कुछ रुपयों वाले बिल के लिए भी उसके हाथों की कठपुतली बना रहता था। उसके हिसाब से तो मैं मरते दम तक इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन ही नहीं सकता था। मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी। मुझे इस कुएं की मेंढक जैसी लड़की के साथ एक भी फालतू बात करने का कोई मन नहीं था। मैंने झुककर अपनी चीजें उठाईं और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए सड़क किनारे खड़ी अपनी भौकाल लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के पास गया। मैंने स्वैग से कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठा और एक जोरदार एक्सीलेटर देते हुए कार को दहाड़ते हुए वहां से उड़ा ले गया। डिंग! बधाई हो, आपको चार्म ऑरा मिला है। आपका चार्म 5 पॉइंट बढ़ गया है और इससे लव एट फर्स्ट साइट ट्रिगर होने का चांस भी है। डिंग! बधाई हो, आपको 10 गुना कैशबैक कार्ड मिला है। मेरे पूरे शरीर में एक गर्माहट सी दौड़ गई। मैंने नीचे अपनी घिसी पिटी और पुरानी जीन्स को देखा और बिना कुछ सोचे सीधा एक्सीलेटर दबाया और जियांग बेई के सबसे महंगे लग्जरी शॉपिंग मॉल की तरफ निकल पड़ा। KM मॉल मेन गेट से अंदर घुसते ही एक अच्छी हाइट वाली खूबसूरत सी सेल्स गर्ल बड़ी स्माइल के साथ मेरे पास आई। कहते हैं ना कि इंसान अपने कपड़ों से पहचाना जाता है। जब मैं उसके बताए गए लेटेस्ट सीजन के कस्टम मेड सूट को पहनकर बाहर आया तो मेरा चार्म लेवल सीधा 92 पॉइंट्स तक पहुंच गया। मैंने कैजुअली अपने कंधे घुमाए और बोला, ठीक है, ये सही लग रहा है। कितने का है? सर, इस पूरे सूट की कीमत 48,889 युआन है। उस सेल्स गर्ल ने बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा। ये कीमत सुनते ही मेरे माथे पर सिकुड़न आ गई और मैंने अपनी भवें सिकोड़ ली। सेल्स गर्ल का दिल धक से रह गया। उसने मन ही मन आह भरी, अरे यार, फिर से गलत बंदा चुन लिया। लगता है ये भी कोई ऐसा ही है जो इतनी महंगी कीमत सुनकर खरीद नहीं पाएगा, बस यहाँ आकर रईस बनने का दिखावा कर रहा है। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने थोड़ा मायूस होकर बड़बड़ाते हुए कहा, सिर्फ 48,000? इतना सस्ता? चलो कोई बात नहीं, अभी इसी से कार्ड स्वैप कर दो। ये बात सुनते ही उस सेल्स गर्ल के चेहरे की वो प्रोफेशनल फेक स्माइल एकदम से जम गई। क्या बकवास है। मैंने अभी जो अपनी भवें सिकोड़ी थी वो इसलिए नहीं कि कीमत बहुत ज्यादा थी, बल्कि इसलिए कि कीमत बहुत कम थी। वो एकदम कंफ्यूज थी। उसने कांपते हुए हाथों से मेरा बैंक कार्ड लिया और POS मशीन पर स्वैप कर दिया। डिंग! 48,889 युआन का खर्च डिटेक्ट हुआ है। क्या आप 10x कैशबैक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं? मैंने मन ही मन बिना सोचे बोला, हाँ करो। डिंग! सिस्टम सीधा एक लेवल अपग्रेड होकर LV2 पर पहुंच गया है। अब कमाई डबल हो गई है, यानी हर सेकंड 2 युआन मिलेंगे। मैं अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेरी जेब में रखा फोन पागलों की तरह वाइब्रेट करने लगा। मर्चेंट्स बैंक से मैसेज आया, 4,88,890 युआन क्रेडिट हुए हैं। सिर्फ यही नहीं, हर 10,000 खर्च करने पर एक रेड एनवेलप मिलने वाला रूल भी ट्रिगर हो गया था। मेरे सामने लगातार 4 बड़े रेड एनवेलप के पॉपअप आ गए। 20,000 और 3,000 के कैश रिवॉर्ड बारिश की तरह मेरे अकाउंट में गिरने लगे। अपना बैलेंस देकर मेरी स्माइल कानों तक पहुंच गई थी। तभी वो सेल्स गर्ल जो अभी तक अपने होश में नहीं आई थी, उसने दोनों हाथों से मेरा कार्ड मुझे वापस दिया। सर, आपका कार्ड? मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं और कैजुअली रैक की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो 2 पीस और वहां रखा वो पूरा सेट। हाँ, ये 10 पीस मेरे साइज के हिसाब से सब पैक कर दो। सेल्स गर्ल ने गहरी सांस ली। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अमीर, ये पक्का कोई बहुत ही बड़ा अरबपति है जो भेस बदल कर आया है। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ पैक किया और बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया, सर, टोटल बिल 2,32,100 युआन हुआ है। मैं मैनेजर से बात करके ऊपर के 2,100 का डिस्काउंट करवाती हूँ। आप बस थोड़ा वेट कीजिए। डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बहुत ही चिल तरीके से हाथ हिलाकर कहा, जैसे मैं ये बता रहा हूँ
कि रात को खाने में क्या खाना है। वो जो ऊपर के 2100 हैं वो तुम अपनी टिप समझ के रख लो। ये थोड़ा सा पैसा अब मेरे लिए सिर्फ एक नंबर था। इस लड़की की सर्विस अच्छी थी, कपड़े भी पहनने में कंफर्टेबल थे, तो थोड़ी टिप देकर मजे लेने में क्या बुराई है। सेल्स गर्ल की आंखें तो जैसे बाहर ही आ गई थीं। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने 90 डिग्री झुककर मुझे प्रणाम किया। उसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था और वो जोर से बोली, थैंक यू सर। मेरा कार्ड स्वैप होते ही मेरे दिमाग में वो सुरीली नोटिफिकेशन टोन फिर से पागलों की तरह बजने लगी। डिंग, सिस्टम LV3 तक पहुंच गया है। इस बार का रिवॉर्ड तो एकदम भौकाल था। अब मैं सिर्फ सांस भी लूंगा तो मेरे अकाउंट में 5 युआन आ जाएंगे। मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो अब मैं दिन भर कुछ ना भी करूं तो बैठे बैठे कम से कम 3-4 लाख युआन कमा लूंगा। उसी वक्त मेरे फोन पर लगातार पॉपअप आने लगे। 2,30,000 खर्च किए थे तो 23 नए रेड एनवेलप आ गए। मैंने बिना पलक झपकाए सारे के सारे ओपन कर दिए। हजारों का कैश तो अब मेरे लिए छुट्टे पैसों जैसा था। असली चीज तो वो गॉड लेवल स्किल्स थी जो मुझे मिली थी, वायलेंट एस्थेटिक्स। इस स्किल ने मेरी फिजिकल पावर और रिफ्लेक्स को मैक्स लेवल पर पहुंचा दिया था। अब अकेले 100 लोगों को पीटना मेरे लिए बच्चों का गेम था और लड़ते हुए भी मेरा स्वैग एकदम कातिलाना होगा। ड्रिंकिंग जेंटलमैन, इससे मुझे ऐसा पावर मिला कि मैं कभी नशे में नहीं आऊंगा और मेरी हर एक घूंट से एक जानलेवा चाम निकलेगा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और मुझे अपने पूरे शरीर में एक खूंखार और विस्फोटक पावर महसूस हुई। क्या फीलिंग है। मैं अपनी लंबोर्गिनी लेकर वापस अपने उस फटेहाल किराए के कमरे में आ गया। रात के 12 बजे मर्चेंट्स बैंक में टाइम पर 2,10,000 से ज्यादा युआन क्रेडिट हो गए। अगले दिन दोपहर 12 बजे रेड एनवेलप सिस्टम ने फिर से अपना जलवा दिखाया। 20,000 कैश तो मिला ही, लेकिन उसके साथ लगातार बड़े झटके मिले। एक वैचरॉन कंस्टांटिन लिमिटेड एडिशन घड़ी, और हद तो तब हो गई जब मुझे वांजिया हुआफू में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग मिल गई। मेरी उंगलियां वहीं रुक गईं और मैं एकदम से सुन्न पड़ गया। वांजिया हुआफू, वो तो जियांगबेई का सबसे टॉप लेवल का स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, जहां घरों की कीमत कब की 50,000 के पार जा चुकी है, और मुझे एक पूरी बिल्डिंग मिल गई। मैं अभी इस शौक से बाहर भी नहीं आ पाया था कि तभी मेरे सामने हवा से गिरकर प्रॉपर्टी पेपर्स का एक पहाड़ सा बन गया और साथ में चाबियों के 2 भारी गुच्छे भी आ गिरे। मैंने कैजुअली पहली बुक खोली, बिल्डिंग ए, फ्लैट 101, मालिक चेन फैन। दूसरी बुक देखी, फ्लैट 102, मालिक फिर से चेन फैन। पूरी 33 मंजिलें, हर मंजिल पर 4 फ्लैट, टोटल 132 टॉप लेवल के अपार्टमेंट, और अब ये सारे के सारे सिर्फ मेरे नाम पर थे। करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बस ऐसे ही मेरे पैरों के पास पड़ी हुई थी। मैंने खुद को शांत करने के लिए अपनी जेब में सिगरेट ढूंढने के लिए हाथ डाला, लेकिन बाहर क्या निकला, एक आंखें चौंधिया देने वाली वाचेरॉन कॉन्स्टेंटीन घड़ी। घड़ी को देखकर और फिर जमीन पर बिखरे उन प्रॉपर्टी पेपर्स को देखकर मेरे चेहरे पर एक शातिर सी स्माइल आ गई। मैंने एक फटी सी प्लास्टिक की पन्नी उठाई, अपने उन करोड़ों के कागजातों को उसमें ठूसा और पूरे स्वैग से नीचे की तरफ चल पड़ा। नीचे पहुंचते ही मेरा सामना उस खड़ूस मकान मालकिन वांग सिक्विन से हो गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और एक फेक स्माइल के साथ ताना मारते हुए बोली, ओह तो छोटे चैन, आज मजदूरी करने नहीं गए? मैंने बहुत ही नॉर्मल तरीके से जवाब दिया, नहीं गया। ये औरत वैसे भी हर महीने पानी बिजली के बिल में घपला करती थी और बात बात पर लाइट काट देती थी। मेरा तो पहले से ही प्लान था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही मैं ये जगह छोड़ दूंगा, पर वांग सिक्विन ने मुझे खाली देखकर सीधा ऑर्डर झाड़ना शुरू कर दिया। काम पर नहीं गए तो अच्छा है, मेरे घर का टॉयलेट ब्लॉक हो गया है, जाकर उसे साफ कर दो। मैंने अपनी भवें उठाई और बहुत ही ठंडी आवाज में सिर्फ 2 शब्द बोले, नहीं आता। इतना बोलकर मैं वहां से जाने लगा। वांग सिक्विन ने कभी ऐसी बेइज्जती नहीं सही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगी, ज्यादा नवाब बन रहा है? तुम जैसे अनपढ़ और नीची औकात वालों की किस्मत में यही गटर साफ करना लिखा है। उसका ये फालतू का ड्रामा देखकर मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। इस चक्कर में वो प्लास्टिक की पन्नी फट गई और उसके अंदर रखे वो सारे लाल रंग के प्रॉपर्टी पेपर्स और चाबियों का गुच्छा छपाक से जमीन पर गिर गया। वांग सिक्विन पहले तो सुन पड़ गई, लेकिन फिर जमीन पर बिखरे उन पेपर्स को देखकर वो पागलों की तरह पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने पूरी तरह से मुझे नीचा दिखाते हुए कहा, ओहो, तुम्हारे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है और तुम किसी झोल वाले दलाल के पास जाकर लोगों को घर बेचना सीख रहे हो। क्या तुम अपनी इस औकात के साथ एक भी घर बेच पाओगे? उसकी उस छोटी सी सोच में मैं बस एक ऐसा गरीब इंसान था जिसे वो हर महीने कुछ रुपयों के लिए अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। उसके हिसाब से तो मैं मरते दम तक इतनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन ही नहीं सकता था। मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी। मुझे इस कुएं की मेंढक जैसी औरत से एक भी फालतू बात करने का कोई मन नहीं था। मैंने झुककर अपना सामान उठाया और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए सड़क किनारे खड़ी अपनी भौकाल लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर के पास गया। मैंने दरवाजा खोला, अंदर बैठा और एक जोरदार एक्सीलेटर देते हुए कार को दहाड़ते हुए वहां से उड़ा ले गया। तभी वांग सिक्विन के उस मोटे सांड जैसे बेटे ली जियाहू ने दूर जाती हुई मेरी कार की बैकलाइट्स देखी।
उसकी छोटी छोटी आंखें एक्साइटमेंट के मारे बाहर आने को हो गईं। अरे बाप रे, लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर! हमारे इस कबाड़ जैसे मोहल्ले में कोई इतनी भौकाल कार चला रहा है। कसम से मजा आ गया। वांग सिक्विन ने अपने बेटे को इतना एक्साइटेड देखकर मुंह बनाते हुए बड़ी बड़ी हाँकना शुरू किया। एक खटारा कार को देखकर इतना क्या उछल रहा है? तू बस कोई नौकरी ढूंढ ले, तेरी माँ तुझे 2 लाख युआन देगी, तू भी ऐसे ही एक कार ले लेना। ली जियाहू ने अपनी माँ को ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ खड़ा हो, और वो चीखते हुए बोला, 2 लाख? तुम सपने देख रही हो क्या? 2 लाख को 10 बार भी मिला लोगी तो भी ये नहीं मिलेगी। वो एक टॉप लेवल की सुपर कार है जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ है। क्या? वांग सीचिन का मुंह खुला का खुला रह गया और उसके दिमाग में जैसे कोई बम फट गया। उसे अचानक सा याद आया कि मैंने आज जो कपड़े पहने थे वो वही ब्रांडेड कस्टम मेड सूट था जिसे उसका बेटा कुछ दिन पहले मॉल में देखकर भी नहीं खरीद पाया था, क्योंकि उसकी कीमत हजारों में थी। और फिर उसे जमीन पर गिरे वो सारे प्रॉपर्टी के कागजात याद आए। एक बहुत ही खौफनाक ख्याल ने उसका गला घोट दिया। कहीं वो सारे घर सच में उसी के तो नहीं थे? वांग सीचिन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उसने कांपते हुए एक लंबी सांस ली। दूसरी तरफ अपनी कुछ शानदार हवेलियों का मुआयना करने के बाद मैं अपना वो प्लास्टिक का झोला लिए पास के ही एक लियंजिया रियल एस्टेट ऑफिस में घुस गया। मेरी एक पूरी बिल्डिंग है जिसे मुझे किराए पर देना है। अपने मैनेजर को बुलाओ, मैंने टेबल पर उंगली मारते हुए कहा। काले चश्मे वाले उस एजेंट को ठीक से सुनाई नहीं दिया। उसे लगा कि मैं सिर्फ एक घर की बात कर रहा हूं। उसने अपने चेहरे पर एक प्रोफेशनल फेक स्माइल चिपकाई और बोला, सर आप बेफिक्र रहिए, मैं ही इस पूरे एरिया को हैंडल करता हूं। मैं आपको सबसे तगड़ा प्राइस दिलवाऊंगा। मुझे फालतू बात करने का कोई शौक नहीं था। मैंने अपने हाथ को झटका दिया और छपाक सैकड़ों प्रॉपर्टी पेपर्स और चाबियों की बारिश करते हुए सब कुछ सीधे टेबल पर पटक दिया। वो एजेंट जो 1 सेकंड पहले तक फेक स्माइल दे रहा था, अगले ही सेकंड उसकी आंखें छिटक कर बाहर आ गई। वो इतना डर गया कि उसकी सिटी पिट्टी गुम हो गई और वो हकलाते हुए बोला, सर आप प्लीज बैठिए, मैं अभी मैनेजर को बुला कर लाता हूँ। कुछ ही देर में एक बहुत ही हॉट और खूबसूरत सी मैनेजर तेज कदमों से बाहर आई। उसने एकदम टाइट प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। उसके फीचर्स एकदम परफेक्ट थे, लंबी टांगे और कातिलाना फिगर। इसका ब्यूटी लेवल तो पक्का 94 पॉइंट्स होगा। हेलो सर, मैं लियंजिया डोंगचेंग की रीजनल मैनेजर हान तियान हूँ। हान तियान ने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए मन ही मन हैरान होकर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरी 6 फुट की हाइट, ब्रांडेड कपड़े और वो भौकाल वाला रफ एंड टफ स्वैग किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। उसने पहले ही सुन रखा था कि वंगजिया हुआफू की बिल्डिंग ए को किसी मिस्ट्री बॉस ने फुल कैश पेमेंट देकर खरीद लिया है, पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बॉस मेरे जैसा एक इतना हैंडसम और यंग लड़का होगा। जब उसे लगा कि वो मुझे कुछ ज्यादा ही घूर रही है तो उसके प्रोफेशनल चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। मेरा नाम चेन है, मैंने आराम से चाय का एक घूंट पीते हुए कैजुअली जवाब दिया। हान तियान ने जल्दी से खुद को संभाला और स्माइल करते हुए अपने प्लेटफॉर्म के फायदों और वीआईपी कस्टमर पॉलिसीज के बारे में बकबक करने लगी। पर मेरे पास ये सब सुनने का कोई टाइम नहीं था। मैंने बहुत ही चिल तरीके से सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं अपने सारे घरों की जिम्मेदारी तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरी बात सुनकर हान तियान एकदम सुन पड़ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बिना प्राइस या कमीशन के बारे में पूछे मैं करोड़ों का ये पूरा प्रोजेक्ट इतनी आसानी से उसके हाथों में सौंप दूंगा। उसका खूबसूरत चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया और वो बहुत ही प्यार से बोली, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू मिस्टर चेन। कुछ ही देर में गर्मा गर्म प्रिंट हुआ कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने टेबल पर रखा था। ठीक उसी वक्त चियाओ शिया अपनी थकी हारी हालत में उसी रियल एस्टेट ऑफिस के अंदर घुसी। अपने भाई के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट में घर ढूंढने के चक्कर में वो आज तेज धूप में 10 ऑफिस के धक्के खा चुकी थी, पर उसे कोई घर नहीं मिला था। क्या आपके पास वंगजिया हुआफू में कोई घर किराए के लिए है? उसने बहुत ही उम्मीद से पूछा। तभी कदमों की आवाज आई। मैं अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करके मीटिंग रूम से बाहर आ रहा था। चियाओ शिया ने मुझे एक ही नजर में पहचान लिया और उसके दिल में मेरे लिए वो घटिया सी नफरत फिर से पागलों की तरह जाग उठी। वो मन ही मन सोचने लगी, ये लंबोर्गिनी नहीं चला रहा था क्या? अच्छा, तो ये साला इस ब्रोकर कंपनी में झाड़ू पोछा मारने वाला एक मामूली सा नौकर है। उस सुपर कार को किराए पर लेने के लिए इसने अपनी कई महीनों की चिल्लर जैसी सैलरी उड़ा दी होगी। ये सच में एक नंबर का भिखारी है। वो मुझे देखकर मुंह बनाने ही वाली थी कि तभी वो एजेंट जिसने पहले मुझे अटेंड किया था, वो एक्साइटमेंट में भागता हुआ चियाओ शिया के पास गया और जोर से चिल्लाया, मैडम, आज तो आपकी किस्मत खुल गई है। क्या आपने सामने उन सर को देखा? उन्होंने अभी अभी अपने नाम पर मौजूद वांजिया हुआफू की एक पूरी की पूरी बिल्डिंग हमें किराए पर देने के लिए सौंप दी है। अब आपके पास इतने सारे फ्लोर हैं कि आप आंख बंद करके कोई भी चुन सकती हैं। वहां एकदम शमशान जैसी शांति छा गई। उस पूरे लियंजिया ऑफिस में अब इतनी शांति थी कि अगर जमीन पर एक सुई भी गिरती
तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। क्वियो शिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऐसे बुद्ध बन गई जैसे उस पर कोई बिजली गिर गई हो। वो पूरी तरह से सुन्न थी। क्या उसके कान बज रहे थे? मैंने वांजिया हुआफू की पूरी एक बिल्डिंग किराए पर देने के लिए दे दी। वो वांजिया हुआफू था जहां अभी 1 स्क्वायर मीटर की कीमत ही 50,000 चल रही थी। वहां के एक नॉर्मल फ्लैट की कीमत ही 50 लाख के आसपास थी। तो उस पूरी बिल्डिंग की कीमत कितनी होगी? चियाओ शिया के दिमाग में सुन्न से आवाज हुई और उसे अचानक से वो लंबोर्गिनी एवेंटाडोर याद आ गई जो मैंने कल चलाई थी। अब उसे समझ आ रहा था कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक छुपा हुआ अरबपति था। और सबसे ज्यादा फनी बात तो ये थी कि कल उसने मुझे अपने झूठे घमंड में आकर रिजेक्ट कर दिया था। अगर उसने पहले ही मेरा हाथ थाम लिया होता तो आज उसे इस भयंकर गर्मी में पसीने से लथपथ होकर सड़कों पर धक्के नहीं खाने पड़ते। पछतावा। चियाओ शिया को अपने सीने में बहुत तेज जलन महसूस हो रही थी और वो पछतावे के मारे अंदर ही अंदर घुट रही थी। और मैंने बस बहुत ही नॉर्मल तरीके से उसकी तरफ देखा, अपनी जेब में हाथ डाले और बिना पीछे मुड़े सीधा बाहर की तरफ चल पड़ा। इस जैसी लालची और लोगों को उनकी औकात से तोलने वाली लड़की के लिए मेरे दिल में एक पैसे की भी इज्जत नहीं थी। चियाओ शिया की आंखों में आंसू आने वाले थे। वो पागलों की तरह मेरे पीछे भागी और चिल्लाई, चैन फैन रुको। लेकिन अफसोस, उसे जवाब में सिर्फ मेरा वो भौकाल और एटीट्यूड से भरा हुआ बैक लुक ही मिला। पास ही खड़ी हान तियान, जो ये सारा तमाशा मजे से देख रही थी, उसने एकदम सही मौके पर ताना मारते हुए पूछा, मैडम, क्या आप अभी भी वांजिया हुआफू का घर किराए पर लेना चाहती हैं? हाँ, मुझे एक घर चाहिए। चियाओ शिया ने मुश्किल से अपने होश संभाले और दांत पीसते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसे वो घर लेना ही था। किसे पता था कि हान तियान के चेहरे पर एक चालाक स्माइल आएगी और वो उसके अरमानों पर ठंडा पानी फेरते हुए बोलेगी, सॉरी मैडम, अब सिर्फ बिल्डिंग ए का फ्लैट 104 ही खाली बचा है और उसका महीने का किराया है 30,000 युआन। मजाक चल रहा है क्या? हान तियान ने अभी अभी मेरे चेहरे पर इस लड़की के लिए वो नफरत साफ साफ देख ली थी। मैं उसका सबसे बड़ा वीआईपी कस्टमर था, जो सिर्फ हैंडसम और अमीर ही नहीं था बल्कि मैंने उस पर अपना 100% भरोसा भी दिखाया था। जब मुझे इस लड़की से नफरत थी तो एक सेल्स मैनेजर होने के नाते उसका फर्ज बनता था कि वो मेरे बदले इस लड़की की अच्छी तरह से अकल ठिकाने लगाए। 30,000? तुम जाकर बैंक क्यों नहीं लूट लेती? चियाओ शिया जोर से चीखी। बगल वाले उस लग्जरी एरिया में भी महीने का किराया सिर्फ 3,000 है और वैसे भी अभी उस एजेंट ने तो कहा था कि मैं कोई भी फ्लोर चुन सकती हूँ। तो फिर तुम्हारे पास अचानक से सिर्फ फ्लैट 104 ही कैसे बचा? हांटियान ने बहुत ही आराम से अपनी आंखें घुमाई और उसे एकदम कड़क एटीट्यूड में जवाब दिया, हमारे ऑफिस में ऐसे बहुत से एजेंट हैं। वो किस खेत की मूली है जिसे अंदर की सारी बातें पता होंगी? अच्छे फ्लोर्स तो कब के बुक हो चुके हैं। क्या कहा? बहुत महंगा है? अगर महंगा लग रहा है तो यहाँ से बाहर निकलकर लेफ्ट मुड़ जाइए और जाकर वो 3,000 वाला लग्जरी घर ले लीजिए। इतना बोलकर हान तियान ने उसे एक सेकंड भी और नहीं देखा और एटीट्यूड दिखाते हुए वहां से चली गई। चियाओ शिया गुस्से से पैर पटकने लगी। वो बस हंगामा करने ही वाली थी कि तभी उसकी जेब में रखा उसका फोन बज उठा। फोन के दूसरी तरफ से चेन मिनफेन की आवाज बहुत ही घबराई हुई आ रही थी। शिया, क्या तुमने अपने भाई के लिए वंजिया हुआफू का वो घर बुक कर लिया? अगर तुमने और टाइम लगाया तो उसका जियांगबई फर्स्ट मिडिल स्कूल में एडमिशन का चांस हाथ से निकल जाएगा। क्यूया शिया का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसने हकलाते हुए जवाब दिया, माँ, घर तो मिल गया है। सच में मिल गया? बहुत बढ़िया, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, कहीं कोई और ना ले उड़े। चैन मिनफेन खुशी से चीखते हुए बोली, पर इसका किराया? भाड़ में जाए किराया, चाहे बर्तन क्यों ना बेचने पड़े, हमें वो घर चाहिए। भले ही आसमान टूट पड़े, पर तुम्हारे भाई की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। चैन मिनफेन ने एकदम फाइनल ऑर्डर देते हुए चिल्लाकर कहा। चियाओ शिया की हालत किसी फटे हुए गुब्बारे जैसी हो गई थी। उसे हार माननी ही पड़ी। ठीक है माँ, मैं अभी बुक करती हूँ। थोड़ा रुककर उसने अभी भी पूरी तरह से हार न मानते हुए शक के साथ पूछा, माँ, कल तो तुमने कहा था ना कि उस लड़के के घर की हालत बहुत ही नॉर्मल है। सड़क किनारे कपड़ों की एक छोटी सी दुकान ही तो खोली है, क्या हुआ? चियाओ शिया ने फोन पर अपनी माँ की बात सुनकर मन ही मन एक कड़वी सी हंसी हंसी। एक छोटी सी दुकान? इसे कहते हैं अपना पैसा छुपा कर रखना। क्या पता पीठ पीछे उनका कितना बड़ा कपड़ों का अंपायर खड़ा हो। फोन काटने के बाद चियाओ शिया गुस्से में अपने दांत पीस रही थी, लेकिन फिर भी उसे बेशर्मों की तरह आगे आना पड़ा और बहुत ही दबी हुई आवाज में कहना पड़ा, वो फ्लैट 104 मैं किराए पर लूंगी। और दूसरी तरफ मैंने बहुत ही आराम से हिल्टन होटल में एक शानदार दावत उड़ाई थी और दोपहर की नींद पूरी करने के लिए एक टॉप लेवल का प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया था। मैंने अपने उस फटेहाल किराए के कमरे का सारा सामान पहले ही खाली कर दिया था। अब वहां वापस जाकर कौन वो जलालत सहना चाहता था। ये नींद एकदम रिफ्रेशिंग थी और जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज चुके थे। मैंने अपना फोन उठाकर देखा तो पता चला कि हाई स्कूल के दोस्तों का वो ग्रुप जो सालों से मरा पड़ा था, आज अचानक से पागलों की तरह एक्टिव हो गया था। चक्कर ये था कि आज रात 7 बजे
जियांगबई फेंगलाई होटल में एक क्लास रीयूनियन होने वाला था और सब चिल्ला रहे थे कि जिसके पास भी टाइम है वो आ जाए। मैंने सोचा कि रात को वैसे भी मैं खाली ही हूं, तो क्यों ना थोड़ा मजे लेने चला जाऊं। इसी बहाने उन पुराने जिगरी दोस्तों से भी मिलना हो जाएगा। ये सोचकर कि शाम के टाइम पक्का बहुत भयंकर ट्रैफिक जाम होगा, मैं टाइम से पहले ही हिल्टन होटल से बाहर निकल गया। सड़क पर सच में बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन मैं एक बात भूल गया था। मैं तो वो भौकाल लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर चला रहा था जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। आसपास की वो नॉर्मल गाड़ियां जैसे ही मेरी कार को देखती वो डर के मारे कांपने लगती। सब खुद ही दूर से रास्ता छोड़ देते, इस डर से कि अगर थोड़ा सा भी पेंट उखड़ गया तो वो सड़क पर आ जाएंगे और उनका दिवालिया निकल जाएगा। ऊपर से मेरी वो एकदम स्मूथ और गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल। मैंने शाम के उस भारी ट्रैफिक में भी कार ऐसे भगाई जैसे पूरी सड़क मैंने ही बुक कर रखी हो। रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 6:40 पर ही मैं एकदम स्वैग के साथ फेंगलाई होटल के वीआईपी रूम 666 में एंट्री मार चुका था। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, एक गोल मटोल चेहरे वाले मोटे लड़के ने अपनी आंखें मली और हैरान होकर बोला, अरे बाप रे, चेन फैन। मैंने उसे देखा और स्माइल करते हुए मजे लेने लगा। शेन लियांग, मानना पड़ेगा भाई, तेरा ये साइज तो हवा के साथ साथ और बड़ा होता जा रहा है। बता दूं कि स्कूल के टाइम पर यह लड़का एक बंदर की तरह सूखा हुआ था। लोगों ने इसका नाम बांस रखा हुआ था, पर अब देखो, ये तो फैलकर पूरा एक मीट का गोला बन गया था। टाइम ने सच में किसी को नहीं छोड़ा था। अरे मेरी माँ, ये तो सच में चेन फैन है। इतने सालों में हम मिले नहीं और तेरा स्वैग तो एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है भाई। मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पा रहा था। शेन लियांग ने एक्साइटमेंट में अपनी जांग पर हाथ मारते हुए कहा। तभी पास से एक बहुत ही इरिटेटिंग सी आवाज आई, सुनो, मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं ना। वांग हाओ की अपने अंदर का पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए पास आया। उसने एक फेक स्माइल के साथ ताना मारा, सुना है कि तुम हाई स्कूल के बाद ही मजदूरी करने चले गए थे, तो क्या हाल है, अब महीने का कितना कमा लेते हो। मैंने उसे टालते हुए बस इतना कह दिया, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ 1000 युआन कमा लेता हूँ। सिर्फ कुछ 1000 युआन? वांग हाओ की ये सुनते ही खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझने वाला वो घमंड साफ छलक रहा था। तो फिर आज रात तुम्हें अपना पेट खोलकर अच्छे से ठूस लेना चाहिए। आखिर आज रात की इस एक टेबल का बिल ही तुम्हारी पूरे महीने की खून पसीने की कमाई को जीरो कर देगा। उसकी नज़रों में मेरा इतना हैंडसम होना किसी काम का नहीं था। उसके हिसाब से मैं बस महीने के कुछ 1000 कमाने वाला एक गरीब मजदूर ही तो था। मैंने अपनी भवें हल्की सी ऊपर की। ये साला अपनी बातों में जो जहर घोल रहा था, क्या मुझे वो समझ नहीं आ रहा था? पर आज क्लास रियूनियन था, इसलिए मुझे मिलते ही उसकी औकात दिखाने का कोई मन नहीं था। मैंने बस एक स्माइल दी और उसकी बात को इग्नोर कर दिया। हम बात कर ही रहे थे कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वहां खड़ी थी यांग वेंजिंग, जो ऊपर से नीचे तक किसी नए नए अमीर बने इंसान की तरह सजी हुई थी। वो एक घमंडी मोरनी की तरह एक मोटे से बियर बेली वाले अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ पकड़े हुए नखरे दिखाते हुए अंदर आई। बस फिर क्या था, पूरा कमरा तुरंत ही मक्खनबाजी और चापलूसी का अड्डा बन गया। अरे बाप रे, क्या ये हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की यांग वेंजिंग नहीं है? क्या ब्रांडेड कपड़े पहने हैं? हमारी ब्यूटीफुल यांग वेंजिंग तो उम्र के साथ और भी जमा और खूबसूरत होती जा रही है। अरे मैडम, हमसे कुछ छुपाइए मत, अपने बगल में खड़े इस बड़े बॉस से हमारी पहचान नहीं करवाएंगी? लोगों की इस चापलूसी को सुनकर यांग वेंजिंग पागलों की तरह हंसने लगी। उसके चेहरे पर पुता हुआ दीवार जैसा मोटा मेकअप तो बस झड़ने ही वाला था। सबकी तारीफ के लिए थैंक यू, ये मेरे हस्बैंड है। मैं कोने में बैठा था और मैंने बहुत ही चिल तरीके से यांग वेंजिंग और उसके उस आदमी को देखा जिसका पेट ऐसा लग रहा था जैसे वो 10 महीने का प्रेग्नेंट हो। ये देखकर मुझे अंदर ही अंदर पसीना आ गया। मुझे वो टाइम याद आ गया जब क्लास की इतनी लड़कियां मुझ पर मरती थीं कि उनसे ताश की एक पूरी टेबल सज जाती, और उनमें से ये यांग वेंजिंग मेरे पीछे सबसे ज्यादा पागलों की तरह पड़ी थी। शुक्र है कि उस टाइम मेरा सारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था और मैंने बिना रहम खाए उसे साफ रिजेक्ट कर दिया था। आज उसके इस ड्रामे को देखकर मेरे दिल ने कहा कि भाई बच गए, अच्छा हुआ उस टाइम सही मौके पर पतली गली से निकल लिए थे। तभी दरवाजे के बाहर से कुछ हल्के कदमों की आवाज आई और अगले ही पल चिन यूशुआ ताजी हवा के एक झोंके की तरह कमरे में अंदर आई। दूध जैसा गोरा रंग, झरने की तरह काले और लंबे बाल। भले ही उसने बहुत ही सिंपल से कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी वो कपड़े उसके परफेक्ट फीचर्स और उस कातिलाना फिगर को छुपा नहीं पा रहे थे। उसकी इस एंट्री से ऐसा लगा जैसे इस कमरे की वो दम घोटने वाली और गंदी हवा एकदम से साफ हो गई हो। मेरी तरह बड़े बड़े सीन देखने वाले इंसान की भी आंखें उसे देखकर चमक उठी। अरे बाप रे, चिन यूशुआन, हमारी क्लास की सुपर टॉपर भी आज यहाँ पधारी हैं। आज तो सच में कोई खास दिन है। भीड़ में से कुछ लोग
जिन्हें तमाशा देखने में मजा आता था, उन्होंने धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर दिया। अबे, तुम लोगों को याद है, स्कूल टाइम में तो यही उल्टी उल्टी खबर थी ना कि इस चिन यूशुआन और यंग वेंजिंग दोनों को चैन फान पर क्रश था। अब ये कैसा सीन चल रहा है? कैसा सीन चलेगा? तू अंधा है क्या? उस यंग वेंजिंग ने तो एक बड़े बॉस का हाथ थाम लिया है और चिन यूशुआन तो शंघाई में मास्टर्स कर रही है। वो एक टॉप स्टूडेंट है और तू एक बार उस चैन फैन को देख, हाई स्कूल के बाद ही मजदूरी करने सड़कों पर उतर गया। आज उसकी जेब में कुछ हजार के चिल्लर ही तो बचते हैं। एकदम टिपिकल गरीब और नीची औकात वाला साला। इन दोनों देवियों के सामने उसका कोई चांस ही नहीं है। इतना बोलते ही कमरे में बैठे वो सारे लोग एक साथ मेरी तरफ ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई कचरा हूं। वो सब डर रहे थे कि कहीं मेरी गरीबी की बदबू उन तक न पहुंच जाए और चुपके चुपके मुझसे दूर खिसकने लगे। उनका वो घमंड देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर वो मुझसे आधा इंच भी टकरा गए तो उनका हाई क्लास लेवल गिर जाएगा। सिर्फ एक इंसान ऐसी नहीं थी, चिन यूशुआन। जैसे ही इस टॉप लेवल की स्कूल ब्यूटी ने कमरे में एंट्री मारी, उसकी नजरें पूरे कमरे पर घूमी, पर वो मुझ पर आकर 2 सेकंड के लिए ज्यादा रुक गई। हमारी नजरें मिली और उसने मुझे देखकर हल्की सी स्माइल दी। कसम से उसकी इस एक स्माइल ने कमरे में चल रहे सारे फेक और दिखावटी ड्रामे को एक झटके में खत्म कर दिया। जल्दी ही एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस टेबल पर आने लगी। किसी ने माहौल बनाते हुए चिल्लाकर कहा, यार, हम हाई स्कूल के दोस्त इतने सालों बाद एक साथ मिले हैं। भाइयों और बहनों, चलो एक एक जाम हो जाए। जाम टकराए और इसी के साथ इन दिखावटी दोस्तों की ये पार्टी ऑफिशियली शुरू हो गई। हम सब ने अभी 2 निवाले भी नहीं खाए थे कि हु जिनसोंग, जो हमेशा की तरह अपनी फेवरेट चेक वाली शर्ट पहने हुए था, उसने पूरे स्वैग से एंट्री मारी। अंदर आते ही उसने कुछ नहीं बोला, सीधा अपनी BMW कार की चाबी ठक से टेबल पर पटक दी ताकि सबको दिख जाए। फिर वो बड़ा शरीफ बनने का दिखावा करते हुए हाथ जोड़कर बोला, अरे यार, सॉरी दोस्तों, रास्ते में कुत्तों की तरह भयानक ट्रैफिक जाम था। मैं पहले खुद को सजा देते हुए एक जाम पीता हूं। इतना बोलकर उसने अपना जाम उठाया और एक ही सांस में पूरा गटक गया। वांग हाओची तुरंत किसी भूखे कुत्ते की तरह उसकी चापलूसी करने पहुंच गया। जिनसोंग भाई, मान गए यार, तुम तो BMW चलाने लगे। हु जिनसोंग ने अपनी स्माइल को छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी रहीसी झाड़ते हुए बोला, अरे नहीं यार, बस एक मामूली सी 5 सीरीज ही तो है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 सीरीज भी तो एक लग्जरी कार है। वांग हाओकी ने उसके जूते चाटना जारी रखा। अरे 5 सीरीज किस बात की लग्जरी कार है? हु जिनसोंग ने हाथ हिलाते हुए थूक उड़ा उड़ाकर अपनी बात बतानी शुरू की। तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने अभी अभी पार्किंग में एक ऐसी खूंखार चीज देखी है ना, एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। ये सुनते ही शैन लियांग की आंखें बाहर आने को हो गई। अबे क्या बात कर रहा है, सच में? अपने इस जियांग बेई में ऐसी टॉप लेवल की कार कौन लाया? और नहीं तो क्या, हु जिनसोंग इतना एक्साइटेड था जैसे वो उसके खुद के बाप की कार हो। उसकी ऑन रोड कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है यार। मेरे तो होश ही उड़ गए। पता नहीं कौन सा अरबपति साला उसे चलाकर लाया है। मेरी इस खटारा BMW में तो सिर्फ 252 हॉर्स पावर है, पर उस इवेंटेडोर में V12 इंजन लगा है, पूरे 700 हॉर्स पावर का। 0 से 100 की स्पीड पकड़ने में उसे सिर्फ 2.8 सेकंड लगते हैं। एक बार एक्सीलेटर दबाओ तो वो सीधा सड़क पर उड़ने लगती है। उसको पागलों की तरह हाथ पैर मारते और उछलते हुए देखकर मैं जो कोने में बैठा था, मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। अपनी ख्याली कार का भौकाल टाइट करने के बाद हु जिनसोंग की आंखें घूमी और उसकी नजर कोने में बैठी किसी अप्सरा जैसी दिखने वाली चिन यूशुआ पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास जाकर चिपकने लगा। अरे वाह चिन ब्यूटी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम भी आओगी। कुछ सालों में तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। किसे पता था कि चिन यूशुआ उसे ठीक से देखेगी तक नहीं। उसने बस एक फॉर्मेलिटी वाली स्माइल दी और उसे वहीं इग्नोर करके छोड़ दिया। अपनी बेइज्जती होने के बाद हु जिनसोंग ने अजीब सा मुंह बनाया, अपनी नाक खुजाई और तुरंत अपना टारगेट बदलकर उस भारी मेकअप वाली यांग वेंजिंग और उसके हस्बैंड पर सेट कर लिया। अरे यांग ब्यूटी और दू बॉस, आज तो आप दोनों के आने से पार्टी में 4 चांद लग गए। आइए आइए, मैं आप दोनों के नाम पर एक जाम पीता हूँ। हु जिनसोंग हाथ में जाम लिए किसी पुराने फूल की तरह मुस्कुराते हुए बोला। वांग हाओ की बगल में खड़ा होकर किसी आंटी की तरह गॉसिप करने लगा। क्यों जिनसोंग, क्या तुम दू बॉस को जानते हो? अबे बकवास मत कर, हु जिनसोंग ने पूरी तरह से चापलूसी करते हुए कहा। डू बॉस हमारे यहाँ के सबसे टॉप लेवल के बिजनेसमैन हैं। मेरी ये BMW कार भी डू बॉस की ही मेहरबानी है। उन्होंने ही मुझे काम दिया है। और पता है, डू बॉस खुद जो कार चलाते हैं वो पोर्श केयन है। जैसे ही लोगों ने पोर्श का नाम सुना, सबने गहरी सांस ली और चापलूसियों की बाढ़ सी आ गई। अपना वो 10 महीने के प्रेग्नेंट जैसा पेट बाहर निकाले हुए दूल्हे ने एक बहुत ही शांत और बड़े इंसान होने का दिखावा करते हुए हंसकर कहा, अरे वो केने तो बस मैं सब्जी वब्जी लाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। उस लंबोर्गिनी के सामने मेरी कार की क्या औकात है? और वैसे भी
आजकल के असली अमीर लोग कार का शौक नहीं रखते, वो तो घड़ियों का शौक पालते हैं। ये बोलते हुए दूल्हे ने ऐसे दिखावा किया जैसे वो अनजाने में अपना हाथ उठा रहा हो और उसने अपनी कलाई पर चमकती हुई वो सोने की रोलेक्स घड़ी सबको दिखा दी। हु जिनसोंग एक सेकंड में उसका इशारा समझ गया और तुरंत सबसे बड़ा चमचा बनते हुए बोला, अरे बाप रे, बड़ी वाली गोल्ड रोलेक्स! किसी ने सच ही कहा है, गरीब लोग कार से खेलते हैं और अमीर लोग घड़ियों से। मान गए दू बॉस को। आपकी इस रहीसी को तो हम जैसे आम लोग बस दूर से ही देख सकते हैं। आसपास बैठे सारे दोस्तों के मुंह में पानी आ गया और वो सब फुसफुसाने लगे कि ये सोने की घड़ी देखने से ही कितनी ज्यादा महंगी लग रही है। डूली की स्माइल कानों तक पहुंच गई थी और वो अभी भी अपना भौकाल टाइट कर रहा था। महंगी नहीं है, महंगी नहीं है, बस एक नॉर्मल सी रोलेक्स है। हु जिनसोंग ने तुरंत अपना अंगूठा दिखाया और पागलों की तरह चापलूसी करने लगा। डू बॉस के पास अंधा पैसा है और हमारी यंग ब्यूटी इतनी खूबसूरत है, आप दोनों तो एकदम परफेक्ट कपल हैं। ओ हाँ, याद आया, इन दोनों के जूते चाटने के लिए हु जिनसोंग ने अचैन फैन था। वो अपनी उस थोड़ी बहुत हैंडसम शक्ल का फायदा उठाकर हमारी यांग ब्यूटी के पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता था। शुक्र है कि यांग ब्यूटी की आंखें तेज थीं और उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। कसम से इस हु जिनसोंग ने अपने इस अमीर बॉस को खुश करने के लिए सारी हदें पार कर दी थी। उस टाइम यांग वेंजिंग खुद मेरे पीछे पड़ी थी और मैंने उसे रिजेक्ट किया था, लेकिन इस साले ने पूरी बात ही पलट दी और मुझे उसके पीछे पागलों की तरह भागने वाला बना दिया। यांग वेंजिंग ये सुनते ही हवा में उड़ने लगी। मैं उसे हाँ क्यों करती? क्या किसी हैंडसम चेहरे से पेट भरता है? मेरी किस्मत में तो मेरे डूले से शादी करना ही लिखा था। ये बोलते हुए उसने जानबूझकर अपने हाथ में पकड़ा वो आंखें चौंधिया देने वाला गुच्ची का बैग लहराया और मुझे बहुत ही नीची नजरों से देखा। उसकी वो नजरें मुझे सीधा चैलेंज कर रही थी। उस टाइम तू बहुत एटीट्यूड दिखाता था ना, पर अब मेरी नजरों में तू एक फटेहाल भिखारी से भी गया गुजरा है। एक बार, दो बार ये लोग मुझे अपने पैरों तले कुचलने का गेम खेल रहे थे क्या? क्या इन लोगों ने मुझे कोई सीधा साधा इंसान समझ लिया था जिसे ये कुछ भी बोल सकते हैं? मैंने एक ठंडी सी स्माइल दी और अब मुझे इस पुराने दोस्तों वाले ड्रामे को निभाने का कोई शौक नहीं था। मैंने आराम से अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा और सबके सामने अपनी आवाज तेज करते हुए सीधा बम फोड़ दिया। मैं यांग वेंजिंग के पीछे पागलों की तरह पड़ा था। ये तो सच में बहुत फनी है। जरा बताना, उस टाइम कौन मेरे पीछे खुद आकर चिपकती थी? यहां तक कि अपने शरीर के वो प्राइवेट पार्ट्स भी मुझे जबरदस्ती दिखाने की कोशिश करती थी। ओ हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो उस जगह पर ठीक 3 तिल थे ना? बूम! मेरे इतना बोलते ही दूल्हे का वो मोटा चेहरा एकदम से हरा पड़ गया। 3 तिल, वो यांग वेंजिंग के शरीर का सबसे प्राइवेट राज था। ये औरत उसके सामने एकदम शरीफ और सती सावित्री बनने का दिखावा करती थी और पीठ पीछे इतनी खूंखार गेम खेलती थी। यांग वेंजिंग की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने तुरंत दूल्ही का हाथ पकड़ लिया और पागलों की तरह अपनी सफाई देने लगी। हस्बैंड, तुम इसकी बकवास मत सुनो, ये मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। पर दूल्हे ने झटके से उसका हाथ हटा दिया। उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था और उसने गुस्से में मुंह फेर लिया। वो अब उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहता था। अपने अमीर बॉस की बैंड बजते देखकर हु जिनसोंग तुरंत बीच बचाव करने आ गया और पलटकर मुझ पर ही भौंकने लगा। अरे यार, तू भी ना! यांग वेंजिंग हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी। अगर तुझे वो नहीं मिली तो तेरा जलना नॉर्मल है। हम लोग तो बस मजे में स्कूल की पुरानी बातें कर रहे थे और तू प्यार में रिजेक्ट होने के चक्कर में यहाँ इतनी छोटी हरकत करके अफवाहें उड़ा रहा है। उस पागलों की तरह उछलते हुए पालतू कुत्ते को देखकर मैंने अपनी पलकें तक नहीं उठाई। ठीक है, अगर सबको स्कूल की पुरानी बातें करने का इतना ही शौक है तो मैं भी एक तगड़ा राज खोलता हूँ। तुम सबको हमारे स्कूल के हॉस्टल की वो वार्डन वांग आंटी याद है? हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में हु जिनसोंग का उन वांग आंटी के साथ एक बहुत ही गहरा लव अफेयर चला था। क्यों बूढ़े हु, क्या तुम दोनों अभी भी साथ में प्यार के पंछी बने उड़ रहे हो? बूम! ये सुनते ही पूरे कमरे में बवाल मच गया। सब लोगों की नजरें किसी स्पॉटलाइट की तरह सीधा हु जिनसोंग पर गिर गई। वार्डन वांग आंटी, वो 40 साल की छोटी हाइट वाली और मोटी सी औरत जो पूरी जिंदगी सिंगल रही थी। हु जिनसोंग ने उस टाइम उस पर भी चांस मार लिया था। साले की पसंद नॉर्मल से कहीं ज्यादा घटिया थी। ये तो किसी जहरीले बायो वेपन से भी ज्यादा खतरनाक लेवल था। उसी टाइम स्कूल में हु जिनसोंग के रूममेट रहे एक लड़के को अचानक कुछ याद आया और उसने जोर से अपनी जांघ पर हाथ मारा। अरे बाप रे, अब समझ आया। सेकेंड ईयर में जब हम कई बार पूरी रात नेट कैफे में गेम खेलने जाते थे और आधी रात को वापस आते थे तो हॉस्टल का मेन गेट हमेशा पूरा खुला मिलता था। मुझे उस टाइम लगता था कि शायद वांग आंटी बुढ़ापे की वजह से गेट लॉक करना भूल गई हैं, पर असल में
वो गेट तो उन्होंने खास तुम्हारे लिए खुला छोड़ा था। हु जिनसोंग का चेहरा शर्म के मारे किसी सुअर के लिवर की तरह लाल हो गया। उसने पागलों की तरह गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई और चीखते हुए बोला, तू बकवास कर रहा है। पर उसकी वो फटी हुई हालत देखकर और उसके रोम रोम से जो डर और सच्चाई झलक रही थी, उसे देखकर पूरे कमरे के लोगों ने एक गहरी सांस ली। बात 100% पक्की थी। ये जो तगड़ा राज बाहर आया था वो एकदम सच था। कमरे का माहौल एकदम बम फटने जैसा हो गया था, जिसे संभालना मुश्किल था। फाइनली किसी समझदार इंसान ने बीच में आकर बात को दबाने की कोशिश की और सबको जाम उठाने के लिए कहा। कुछ जाम गले से नीचे उतरे, तब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ। मानना पड़ेगा, ये हु जिनसोंग साला बहुत चालू था। 2-4 बातें करके उसने फिर से खुद को पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लिया था। पर भौकाल टाइट करने के बाद भी उसकी वो कमीनी आंखें शांत नहीं बैठी। वो इधर उधर घूमी और सीधा कोने में बैठे मुझ पर जाकर टिक गई, जो इन लोगों से मुंह भी नहीं लगाना चाहता था। ओह, तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? इतनी देर से तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। हु जिनसोंग अपना जाम पकड़े हुए था और उसका एटीट्यूड एकदम 7वें आसमान पर था, जैसे कि अभी सबके सामने जिस इंसान की इज्जत का कचरा हुआ था वो ये था ही नहीं। वो जानबूझकर रुका और मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी आवाज तेज करते हुए बोला, ओ हाँ, तुमने तो हाई स्कूल के बाद ही सड़कों पर मजदूरी करनी शुरू कर दी थी ना, तो अब तक तो तुमने अंधा पैसा छाप लिया होगा। कौन सी लग्जरी कार चलाते हो? जरा हम भाइयों को भी पुटसाओ, हमारी भी आंखें खुलें। मेरे कुछ बोलने से पहले ही बगल में खड़ा वांग हाओ की किसी पागल कुत्ते की तरह बीच में भौंक पड़ा। लग्जरी कार चलाएगा? इसकी महीने की कुछ हजार की फटीचर सैलरी में ये खा कार खरीदेगा? मुझे तो लगता है ये खुद का पेट भी ठीक से नहीं पाल पाता होगा। स्कूल के दिनों में तो तू बहुत बड़ा हीरो बनता था, लंबा, हैंडसम और पढ़ाई में भी तेज था। ये वांग हाओ की साला पहले से ही मुझसे जलन के मारे मरा जा रहा था, और अब जब इसे मौका मिल गया तो अपनी उस फालतू की ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये मुझे कीचड़ में रौंदने की पूरी कोशिश कर रहा था। क्या सैलरी सिर्फ कुछ हजार है? हु जिनसोंग बगल में खड़े होकर ओवर एक्टिंग की दुकान बन गया। इन जैसे उछलते हुए जोकरों को तो मैं पलटकर देखने का भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। ये सब एकदम बच्चों जैसी हरकतें थी, पर मेरा ये इग्नोर करने वाला एटीट्यूड हु जिनसोंग की आंखों में मेरा डर लग रहा था। वो अचानक ऐसे चीखा जैसे उसने कोई खजाना ढूंढ लिया हो। अरे वाह, तुम्हारी कलाई पर तो एक घड़ी भी है, देखने में तो ठीक ठाक लग रही है। जरा उतार कर हम सबको भी तो दिखाओ, हमारी भी आंखें खुले। मैंने अपना सिर तक नहीं उठाया और बहुत ही ठंडी आवाज में बोला, बस एक घड़ी ही तो है, इसमें देखने वाला क्या है? अरे यार, इतना कंजूस मत बन, हम सब स्कूल के दोस्त ही तो हैं, बस ऐसे ही टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं। अगर टूट गई तो मैं तुम्हें नई लाकर दे दूंगा। हु जिनसोंग मेरे पीछे ही पड़ गया। तभी बगल में बैठा शैन लियांग भी बिना बात के उसे सपोर्ट करने लगा। मैंने शैन लियांग की खातिर बहुत ही आलस के साथ अपने हाथ से वो करोड़ों की वैचरो कंस्टेंटाइन घड़ी उतारी और कैजुअली उसे टेबल पर पटक दिया। हु जिनसोंग ने उस घड़ी को उठाया, अपने हाथ में उसका वजन तोला और एक्सपर्ट बनने का दिखावा करते हुए मुंह बनाकर बोला, ओह, काफी भारी है। ये बोलते हुए उसने मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं समझी और सीधा अपना फोन निकालकर क्लिक करके एक फोटो खींच ली। मेरा एक जिगरी दोस्त है चाओ बो, वो घड़ियों का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। मैं उसे चेक करने के लिए भेजता हूँ, अभी सब पता चल जाएगा। ये साला साफ साफ अपने उस फालतू के नेटवर्क का भौकाल दिखाकर मुझे नीचा दिखाना चाहता था। लेकिन अफसोस, मैसेज भेजे हुए काफी टाइम हो गया, पर सामने से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। शैन लियांग बगल में बैठकर उस घड़ी को देख रहा था, और वो उसे जितना देखता उसे वो उतनी ही ज्यादा कातिलाना लगती। उसने अपनी थूक गटकते हुए मुझसे पूछा, चैन फैन, इस घड़ी में तो अंधा पैसा लगा होगा ना? मैंने एकदम सच बात बोली, एक पैसा भी नहीं लगा, और ये 100% सच था। आखिर ये मुझे सिस्टम के रेड एनवलप से गॉड लेवल रिवॉर्ड के रूप में जो मिली थी। मेरी ये बात सुनते ही वांग हाउकी की हंसी छूट गई। पैसा नहीं लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने कबाड़ से कोई फालतू चीज खरीदी हो और ये उसके साथ फ्री में मिला हुआ कोई सस्ता सा गिफ्ट हो? हु जिनसोंग ने जैसे ही ये सुना, उसने तुरंत एकदम घिनौना सा मुंह बनाया और उस वैचरॉन कंस्टेंटाइन को किसी कचरे की तरह वापस टेबल पर फेंक दिया। अरे बाप रे, तो ये सिर्फ एक फ्री का कचरा है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे फ्री गिफ्ट तो पक्का वो सड़क छाप सस्ते वाले फेक माल ए ग्रेड होते हैं, और मेरे उस दोस्त को नकली चीजों से सख्त नफरत है। अगर ये फोटो उसके पास गई तो पक्का उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो अपने हाथ ऐसे पोंछ रहा था जैसे उस घड़ी में कोई वायरस लगा हो, और साथ ही किसी बड़े बुजुर्ग की तरह मुझ पर उंगली उठाते हुए ज्ञान देने लगा। भाई, तेरी भी क्या बात है? गरीब है तो गरीब ही रहना। एक नकली घड़ी पहनकर इस क्लास रियूनियन में रईस बनने का झूठा भौकाल क्यों टाइट कर रहा है? तू यहां बैठे किसी से भी पूछ ले,
कौन ऐसी घटिया और नकली घड़ी पहनेगा। उसकी ये बात सुनते ही कमरे में बैठे वो सारे लालची और नीची सोच वाले लोगों को भी भौंकने का मौका मिल गया। वो सब किसी खिलौने की तरह अपना सिर हिलाने लगे और मुझसे दूरियां बनाते हुए बोलने लगे कि उन्हें जिंदगी में नकली चीजों से सबसे ज्यादा नफरत है। यांग वेंजिंग ने तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो गूची का बैग जोर जोर से हवा में हिलाने लगी और बस डूली के ऊपर लटकने ही वाली थी। और नहीं तो क्या, नकली चीजें पहनना तो सिर्फ इन गरीब और फटेहाल भिखारियों का काम है। मेरे डूले को देखो, वो तो मुझे कभी ऐसा कचरा खरीद कर नहीं देते। इन लोगों को अपने कानों के पास किसी हरी मक्खियों के झुंड की तरह भिनभिनाते हुए सुनकर अब मेरे गुस्से का पारा पूरी तरह से फट चुका था। मैंने झटके से टेबल पर रखी अपनी वैचरां कंस्टांटान उठाई, उसे वापस अपनी कलाई पर बांधा और पूरी महफिल पर एक ठंडी और खूंखार नजर डालते हुए जोर से दहाड़ा, सालो, मुझे पसंद है तो मैं पहनूंगा, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। मेरी इस दहाड़ ने उन सब लोगों के चेहरे का रंग उड़ा दिया और वो सब हरे पड़ गए। शेन लियांग ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो वो जल्दी से बीच में कूदा और बात पलटने लगा। उसने सबको आवाज लगाई कि चलो अब आगे की पार्टी के लिए KTV चलते हैं और वहां जाकर गाने गाते हैं। मैं आज यहाँ सिर्फ अपने उन पुराने जिगरी दोस्तों से मिलने आया था, लेकिन जब वो लोग आए ही नहीं तो मैंने अपनी इस नफरत को घूंटकर किसी तरह इस दावत को झेल लिया। यही उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात थी। KTV जाना है? भाड़ में जाए तुम्हारा KTV। मैंने उसी वक्त बिना कोई लिहाज किए सीधा उनके मुंह पर मना कर दिया और इत्तेफाक से ब्यूटीफुल किन युक्सुआन ने भी कह दिया कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो उनके साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। ये सुनते ही वो सारे लड़के तड़प उठे और उसे मनाने के लिए मिन्नतें करने लगे। लेकिन हमारी टॉप ब्यूटी किन युक्सुआन ने तो ठान लिया था कि उसे जाना ही है। मैंने उसकी तरफ देखा और बस ऐसे ही कैजुअली फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो फिर तुम्हें थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। किन युक्सुआन ने मुझे मना नहीं किया, बल्कि अपनी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल लाते हुए सीधा हाँ कर दी। उसका यह जवाब सुनकर मैं खुद भी हैरान रह गया, पर अब जब मैंने कह ही दिया था तो मैंने भी बात आगे बढ़ाई और हम दोनों साथ साथ पार्किंग की ट्रेवर्स चल पड़े। हम दोनों को एक परफेक्ट कपल की तरह साथ जाते हुए देखकर कमरे में बैठे वो सारे जलने वाले लोग तो जैसे गुस्से से फटने ही वाले थे। हट साला, अभी अभी पार्किंग में एक टैक्सी गई थी, कहीं ये साला उस टैक्सी में बिठाकर उसे ड्रॉप करने तो नहीं जा रहा। वांग हाउची ने मुंह बनाते हुए और थूक उड़ाते हुए कहा। यांग वेंजिंग के चेहरे पर तो और भी ज्यादा नफरत आ गई थी। टैक्सी में? ये तो सच में बहुत ही घटिया लेवल की बात है। मुझे याद है जब मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पड़े थे तो मुझे पिकअप और ड्रॉप करने के लिए कम से कम मर्सिडीज या BMW तो होती ही थी, और इस भिखारी में इतना एटीट्यूड है। हु जिनसोंग किन युक्सुआन के उस कातिलाना बैक फिगर को घूर रहा था। उसकी आंखों में हवस की हरी बत्ती जल रही थी। वो पागलों की तरह अपनी थूक गटकते हुए इशारा करने लगा। अरे यार, क्या इत्तेफाक है, मेरी वो BMW 5 सीरीज भी उसी तरफ खड़ी है। वांग हाउ की तुरंत बात समझ गया और उसे मौका देते हुए बोला, तो फिर हमारी क्लास ब्यूटी किसी खटारा टैक्सी में कैसे जा सकती है? जिनसोंग, मुझे लगता है तुम्हें ही अपनी BMW में से ड्रॉप करना चाहिए। हु जिनसोंग का दिल अंदर ही अंदर खुशी से नाच रहा था। वो सोच रहा था कि इस बहाने वो अपनी इस सपनों की रानी के करीब आ जाएगा, पर मुंह से वो नाटक करते हुए हिचकिचाने लगा। अरे चलो ठीक है। इधर पार्किंग में मैं और किन युक्सुआन आराम से आगे आगे चल रहे थे और पीछे वो पूरा झुंड किसी चिड़ियों की तरह चहचहा रहा था। तभी अचानक किसी ने बत्तख की तरह चीख मारी, जल्दी देखो, सुपर कार, लगता है लैम्बोर्गिनी है। उसकी नजर का पीछा करते हुए सबने देखा एक भयंकर भौकाल वाली लैम्बोर्गिनी वहां स्वैग से खड़ी थी। उसे देखकर इन सब लोगों के मुंह में पानी आ गया। हु जिनसोंग ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और लाइमलाइट लूटने के लिए बोला, देखा, यही है वो टॉप लेवल की कार जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। अरे मेरी BMW तो ठीक इसी के बगल में खड़ी है। तभी किसी तेज नजर वाले ने नोटिस किया कि मैं सीधा उस लैम्बोर्गिनी की तरफ जा रहा था। ये क्या करने जा रहा है? वांग हाउकी ने तुरंत अपना मजाक उड़ाने वाला मोड ऑन कर लिया और जले भुने मुंह से बोला, और क्या करेगा, वहां जाकर कार के साथ फोटो खिंचवाएगा? कितनी शर्म की बात है, वो भी तब जब किन युक्सुआन उसके बगल में खड़ी है। यांग वेंजिंग ने भी अपनी ठंडी हंसी के साथ ताना मारते हुए कहा, सिर्फ फोटो? ये साला पक्का उस पर हाथ फेरकर चेक भी करेगा ताकि बाद में जाकर अपने सोशल मीडिया पर भौकाल मार सके कि इसने भी सुपर कार चलाई है, ठीक वैसे ही जैसे इसने बेशर्मों की तरह मेरा पीछा किया था और हर जगह ये अफवाह उड़ा दी थी कि मैं इसके पीछे पड़ी हूं। ये साला कुछ भी कर सकता है। डूली ने यह सुना तो उसने मौके का फायदा उठाकर यांग वेंजिंग की कमर में हाथ डाला और नाटक करते हुए उसे तसल्ली दी, टेंशन मत लो वेंजिंग, क्या मैं इस जैसे इंसान की बकवास पर भरोसा करूंगा? जल्दी देखो, वो सच में उसके पास चला गया। अरे बाप रे, उसने डोर हैंडल को छू भी लिया। पीछे खड़ा वो पूरा झुंड मजे लेने के मूड में था। सब अपनी गर्दन लंबी करके देख रहे थे और बस इसी इंतजार में थे
कि अभी कार का असली मालिक बाहर आएगा और सीधा मेरी नाक पर उंगली रखकर मुझे गालियां देगा। हु जिनसोंग तो सीधा वहीं रुक गया ताकि वो मुझे हर एंगल से जलील होते हुए आराम से देख सके। लेकिन अगले ही सेकंड उन सबकी हंसी उनके चेहरे पर ही जमकर बर्फ बन गई, क्योंकि मैंने बिना पलक झपकाए सीधा उस करोड़ों की सुपरकार का वो स्वैग वाला कैंची जैसा दरवाजा खोला और चिन यूशुआन को लेकर एकदम स्वैग से अंदर बैठ गया। जैसे ही V12 इंजन ने किसी खूंखार जंगली जानवर की तरह दहाड़ मारी, वो कार एक बिजली की तरह पार्किंग से गायब हो गई। शॉक। पूरे पार्किंग एरिया में एकदम शमशान जैसी शांति छा गई। सारे के सारे लोग किसी लकड़ी की मूर्ति की तरह बुत बनकर वहीं खड़े रह गए। मैं एक लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर में बैठकर चला गया। क्या वो कार मेरी थी? क्या मैं महीने का सिर्फ कुछ हजार नहीं कमाता था? ये आखिर चल क्या रहा था? वांग हाउची सबसे पहले अपने होश में आया और बेशर्मों की तरह अपनी बात को सही साबित करने के लिए बोला, साला कितना झूठा इंसान है। क्लास रियूनियन में रईस बनने का दिखावा करने के लिए इसने कार किराए पर ले ली। इस एक दिन के किराए ने पक्का इसकी 1-2 महीने की पूरी सैलरी चूस ली होगी। ये बात सुनते ही उन लोगों को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो सब पागलों की तरह सिर हिलाने लगे। हाँ, पक्का किराए की है। इसकी जैसी औकात है, ये लैम्बोर्गिनी खरीदेगा? सपने में भी नहीं। ये सोचकर उस झुंड के चेहरे पर फिर से वो घमंड और मुझे नीचा दिखाने वाला एटीट्यूड वापस आ गया। पर ठीक उसी वक्त ट्रिंग ट्रिंग हु जिनसोंग का फोन बज उठा। ये उसके उसी घड़ियों के एक्सपर्ट दोस्त चाओ बो का कॉल था। हु जिनसोंग का दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने जानबूझकर फोन को स्पीकर पर डाल दिया ताकि वो सबके सामने उस नकली घड़ी का सबूत दिखाकर मुझे पूरी तरह से बेइज्जत कर सके और ये साबित कर सके कि मेरी वो कार पक्का किराए की है। आखिर जो इंसान एक नकली घड़ी पहनता हो वो इतनी महंगी सुपर कार कैसे खरीद सकता है? हेलो च्याओ भाई, क्या हुआ? मैंने तुम्हें जो उस घड़ी की फोटो भेजी थी, क्या वो मेरे उस गरीब दोस्त का खरीदा हुआ कोई सस्ता सा कबाड़ है? किसे पता था कि फोन के दूसरी तरफ से च्याओबो किसी पागल की तरह चीखने लगेगा। अरे बाप रे, भौकाल है भाई। तेरा वो दोस्त एकदम नेक्स्ट लेवल का भगवान है। कैसा कबाड़? वो तो वैचरॉन कंस्टेंटिन टूर डे लील है। पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 7 पीस हैं। ये एक टॉप लेवल की लेजेंडरी चीज है। अभी के टाइम में इसकी शुरुआती कीमत ही कम से कम 1 करोड़ है और ये ऐसी चीज है जिसे तुम अंधा पैसा देकर भी नहीं खरीद सकते। बूम! पूरे पार्किंग एरिया में फिर से सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा कि लोगों की सांस लेने की आवाज भी बंद हो गई। 1 करोड़? सिर्फ 7 पीस? कार तो इंसान जैसे तैसे अपनी किडनी बेचकर किराए पर ले भी सकता है, लेकिन ये करोड़ों की लिमिटेड एडिशन गॉड लेवल घड़ी, ये तुम कहां से किराए पर लाओगे? अब सामने सिर्फ एक ही सच था कि चाहे वो सुपर कार हो या फिर वो भगवान के लेवल की घड़ी, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरा था। मैं कोई मामूली सा मजदूर नहीं था, बल्कि मैं तो एक ऐसा सुपर अरबपति था जिसने अपना पैसा सबसे छुपा कर रखा था। मेरी कार के जाने वाले रास्ते को देखकर उन सब लोगों के अंदर भयंकर पछतावा हो रहा था और उनका दिमाग सुन पड़ चुका था। यांग वेंजिंग की तो टांगे ही कांपने लगी थी। उसका मन कर रहा था कि वो खुद को खींचकर 2 जोर के थप्पड़ मारे। अगर उस टाइम उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर मुझे फंसा लिया होता तो आज इस करोड़पति की बीवी बनकर राज करने वाली रानी वो खुद होती।